हेलो स्टूडेंट्स, फेमा एक्ट में पेपर 6D के लिए 2022 के नई जो इंस्टीट्यूट ने अपने सिग्निफिकेंट केस लॉज की बुक जारी की, उसमें ये एक नया केस डाला गया है, केस नंबर 10। 9 केस थे पहले, एक नया इंसर्ट किया गया, कोई और बदलाव नहीं किया गया। सुबर्नो बॉस वर्सेस ईडी का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट तक अपील जाती है। कहते हैं कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एपेलेंट को। एपेलेंट मींस जिसने अपील करी है, जो कि यहां कौन हो गया, सुबर्नो बॉस हो गया, कि स्टेटिंग दैट देयर वाज अ प्राइमा फेसी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 याद कीजिएगा, ऑब्वियसली हम ऑथराइज पर्सन से रिलेटेड पढ़ते हैं कि जिससे आपने फॉरेन एक्सचेंज वगैरह ली है लेकिन उसका गलत उपयोग किया या किया नहीं, जो भी डिफॉल्ट आपने किया है, रेड विद रूल्स एंड रेगुलेशन 46 एंड 47 के अंदर ऑफ द करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। तो ये कंप्लेंट फाइल की गई थी अगेंस्ट कंपनी नेम्ड मेसर्स जूम एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसमें ये एपेलेंट सुबर्नो बॉस कौन है, एमडी है। तो कंपनी में डिफॉल्ट हुआ है और उसके एमडी के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। क्योंकि हम सेक्शन 42 में पढ़ के आते हैं, ऑफेंस कंपनी जब करती है तो उसके साथ लायबल होता है पर्सन इन चार्ज। उसके डिफेंसेस भी होते हैं अगर विदाउट नॉलेज है जो डिफॉल्ट हुआ है, या ही एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, जिसका मतलब है उसने पूरा केयर किया तो बच सकता है। होता क्या है, एपेलेंट ने कहा कि कंपनी ने खरीदी थी, भाई 2 चीजें खरीदी थी ये, क्योंकि इंपोर्ट किया है, फ्रांस से खरीदी थी, राइट, और एक चीज न्यूयॉर्क वगैरह से खरीदी गई थी। कहता है जो हमने ये मशीनें जो भी खरीदा है, जो इंपोर्ट किया है, वो अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स लाइसेंस के अंडर खरीदा, और लेकिन ये सामान पड़ा है वेयर हाउस में एज द कंपनी एट द रिलेवेंट टाइम, कि उस समय जब ये इंपोर्ट किया गया उस समय ये मिस्टर एस बोस जो कह रहे हैं कि मैं कंपनी में नहीं था, मेरी जगह पे ये अनिरुद्ध रॉय चौधरी था, और इसलिए इनकी तरफ से फेलियर था। इन्होंने वेयर हाउस से जब इंपोर्ट हुआ है तो गुड्स इन्होंने रिलीज नहीं करवाई। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का कहना यह है कि जो कंपनी है एंड एपेलेंट है, इन्होंने वायलेशन किया है, क्योंकि जैसे सामान हिंदुस्तान में आ जाता है, अराइव हो जाता है, आपको सबमिट करना होता है बिल ऑफ एंट्री एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स ले लीजिए, आपने नहीं ली। इंपोर्ट फॉर्मेलिटीज आपने जो भी है कंप्लीट करनी थी, जिसके लिए आपने फॉरेन एक्सचेंज क्या करी है, रेमिट करी है, क्योंकि इंपोर्ट के पैसे आपने भेज दिए हैं लेकिन अभी तक आपने सामान लिया नहीं है, वो वेयर हाउस में, बॉन्डेड वेयर हाउस में चला गया है, इसलिए ये कॉन्ट्रावेंशन है, आपने सामान नहीं लिया, इसलिए आपको कारण बताओ ये नोटिस जारी किया जाता है कंपनी को भी एंड एपेलेंट को भी, मिस्टर बॉस को। इसलिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अपना ऑर्डर पास किया, कंपनी और उसके एमडी एस बॉस को गिल्टी पाया गया और दोनों के ऊपर 10-10 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई। इससे नाखुश होकर के आप ऑब्वियसली अपील करते सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के खिलाफ। नेचुरल है, कहां पे स्पेशल डायरेक्टर अपील में आप गए हैं तो वहां चले गए, लेकिन उसने भी आपकी जो अपील है डिसमिस कर दी, दोनों की, कंपनी की भी एंड एमडी साहब की भी, आप दोनों का डिफॉल्ट यहां पे है, राइट। क्योंकि यहां कहा यही गया एज पर सेक्शन 10(6) आपको फॉर्मेलिटीज करनी थी, 6 महीने के अंदर अंदर ये आपको सामान रिलीज करवाना था फॉरेन एक्सचेंज की रेमिटेंस में, लेकिन आपने ये नहीं किया। और अगर आपने 6 महीने में रिलीज नहीं करवाया है, आप यहाँ एक्सटेंशन ले सकते थे, जिसके लिए आपको आरबीआई से क्या लेनी थी, ऑथराइज डीलर आरबीआई से आपको एक्सटेंशन के लिए अप्रूवल लेना था, लेकिन आपने वो सब नहीं किया। इसके बाद क्योंकि अब होता क्या है, जैसे मैंने कहा पहले एमडी थे अनिरुद्ध, अब ये है मिस्टर बॉस। कहते हैं एज फार एज चेंज इन द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज कंसर्न्ड, चेंज होता है 2001 में, बट इवन आफ्टर द चेंज ऑफ मैनेजमेंट, तो उस समय के चेयरमैन जो पहले थे चौधरी साहब, अनिरुद्ध चौधरी, ये कंपनी के इवन चेयरमैन के बाद ये बाद में नई कंपनी में भी कह लीजिए, उसके बाद भी 2004 तक डायरेक्टर बने रहे, जो कि कंपनी की रिपोर्ट्स में, एनुअल रिपोर्ट में नजर आता है। तो इसलिए एमडी जो कि ये मिस्टर बोस हैं, इनको बड़े अच्छे से मालूम था कि गुड्स इंपोर्ट हुई हैं और हमने ये शोकोज नोटिस जारी किया, लेकिन हमने इसका कोई रिप्लाई वगैरह ढंग से कुछ नहीं किया, रीजनेबल स्टेप्स इन्होंने नहीं लिए हैं, और इवन शोकोज नोटिस जारी करने के बाद भी आपने गुड्स की डिलीवरी, बिल ऑफ एंट्री वगैरह नहीं किया है। इसलिए जो पेनल्टी वगैरह लगाई गई है ये बिल्कुल कंफर्म कर दी, स्पेशल डायरेक्टर अपील ने भी करी। इसलिए स्पेशल डायरेक्टर अपील से रिलेटेड देखिए हम ये पढ़ रहे हैं, तो स्पेशल डायरेक्टर अपील ने आपकी ये अपील क्या कर दी, यहाँ पे डिसमिस, खारिज कर दी है कि ए का ऑर्डर बिल्कुल सही है। इसके बाद ये मैटर हाई कोर्ट में आता है
जो कि आप हाई कोर्ट पे अपील कर सकते हैं सेक्शन 35 में। और हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी कंपनी की भी अपील और मिस्टर बोस की भी, कि भाई ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का आपके ऊपर पेनल्टी लगाने का बिल्कुल सही है। तो इशू ये है, क्या अपीलेंट लायबल होगा फॉर कॉन्ट्रावेंशन जो कि हुआ है उसके आने से पहले बाय द अर्स्टवाइल मींस पहले वाले मैनेजमेंट के द्वारा। केआरडी अब सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए अपील गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माना कॉन्ट्रावेंशन हुआ है जब आपने मैनेजमेंट टेक ओवर की है उससे पहले का है, लेकिन आपके आने के बाद आपको भी मालूम था कि ये डिफॉल्ट है, आपको करेक्ट करने चाहिए थे। लेकिन द एप्लेंट वांटेड टू आर्ग्यू दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रावेंशन, कि सेक्शन 10 का ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई ऑर्डिनरली तो ये है एप्लेंट कुड हैव बीन अलाउड टू परस्यू सच आर्गुमेंट बट फॉर द डिसमिसल ऑफ, लेकिन क्या हम आपकी बात मानते, उसको सुनते, लेकिन इससे पहले कंपनी ने भी देखिए अपील हमारे पास फाइल की थी, स्पेशली पिटीशन, जो कि डिसमिस की जा चुकी है, क्योंकि उसमें जब फाइंडिंग एंड कंक्लूजन रिकॉर्ड किया गया था एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हाई कोर्ट के द्वारा कि यस कॉन्ट्रावेंशन कंपनी के द्वारा हुआ है, इसलिए पेनल्टी इंपोज करना बनता है। इसलिए दोबारा से आप केस कर रहे हो मिस्टर बॉस, हम इस केस को दोबारा से फिर से खोलें, डज नॉट मेक ए गुड सेंस। नो डाउट रियल प्रोविजन जो हमें देखनी चाहिए, रिकॉग्नाइज करनी चाहिए, वो है सेक्शन 10(6) का डिफॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो सेक्शन 10(6) में हम कहते हैं जिस कार्य के लिए आपने फॉरेन एक्सचेंज खरीदी है उसके लिए नहीं इस्तेमाल करना, या आपके पास आई है ऑथराइज डीलर को सरेंडर नहीं करना, या किसी और कार्य में उसका इस्तेमाल कर लेना। तो इन द प्रेजेंट केस सारी फाइंडिंग्स को देखते हुए आपने क्या किया, फॉरेन एक्सचेंज ली तो है और आपने भेज भी दी है जैसे सामान खरीदा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि बिल ऑफ एंट्री वगैरह जो आपको सबमिट करना था, वेयर हाउस से सामान लेना था, आपने वो सब कुछ क्लियर करवाया नहीं है, इसलिए आपके ऊपर लगी पेनल्टी। तो नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, सेक्शन 10(6) क्लियरली अट्रैक्ट हो रहा है कि आपने फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल जिस कार्य के लिए हुआ था उस कार्य के लिए आपने नहीं किया है, तो इसलिए हम आपका डिफॉल्ट मानेंगे। और दूसरी बात है ऑब्वियसली ये आपका एक कॉन्टिन्यूइंग नेचर का डिफॉल्ट है, क्योंकि आपको गुड्स रिलीज करवानी चाहिए बिल ऑफ एंट्री वगैरह देते हुए। तो इसलिए जब तक आप ये ठीक नहीं करेंगे हम ये मान के चलेंगे आपकी तरफ से डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूअस है। और ये भी मान लेना कि एपेलेंट की कंपनी का ऑफिसर या पर्सन इंचार्ज नहीं है, जैसे मैंने सेक्शन 42 कोट किया था, ऑफेंस बाय कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स, पर्सन इंचार्ज माना जाता है। तो भाई माना जिस समय ये गुनाह हुआ आप कंपनी में नहीं थे, लेकिन बाद में तो आप ही कंटिन्यू कर रहे हो, राइट, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, तो आपको ये सारी चीजें तो बिल्कुल पता थी। ये मान लेना कि कॉन्ट्रावेंशन बिना आपकी नॉलेज के लिए हुआ है, ये तो सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहां तो फैक्ट से ये दिखता है कि आपकी तरफ से क्या है, फेलियर है टू टेक करेक्टिव मेजर्स। तो इसलिए सेक्शन 42 का अगर आपको बेनिफिट लेना था तो आपको साबित ये करना पड़ता कि मेरी नॉलेज के बिना है। तो इस तरह का कोई प्ली यहां पे एपेलेंट ने नहीं लिया, बस वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे ऊपर ये पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो जैसे मैनेजमेंट आप टेक ओवर कर लेते हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी, जैसे आपको कॉन्ट्रावेंशन का पता चलता है आप उसे ठीक कीजिए, वरना हम इसे क्या मान के चल रहे हैं, ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है। तो कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि कोई एरर यहां नहीं है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा जो उन्होंने निर्णय दिया, और उसके ऊपर जो स्पेशल डायरेक्टर अपील ने दिया या इवन हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्या माना, सही माना। तो कहने का मतलब है मिस्टर एपिलेंट जो है वो अपना केस हारते हैं और ये अपील की जाती है, डिसमिस की जाती है। थैंक यू।